अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि आप जानते हैं हम नीट की क्लास ले रहे हैं रोजाना रोजाना इसी टाइमिंग पे हम लाइव क्लास लेते हैं। आज है चौथा दिन हमारे नीट की क्लास का। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि ऑस्मोसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फेसिएलेटेड ऑस्मोसिस क्या होता है। ये कल जो कि हमने एक पॉइंट देखा था, कौन सा? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या देखे थे कि दो किस्म का सॉल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो होता है ये अपने नॉर्मल फंक्शन को बराबर करता है, लेकिन जैसे ही सेल के आसपास में कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। इसी तरीके से अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकालकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें कम इर्तिकाज वाले महलूल में, तो समझ में आएगा कि जो श्रिंकिंग या जो साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया था तो वापस उसमें पानी जाता है और वो वापस एक अपनी नॉर्मल हालत में आता है। तो जो सिकुड़ने का अमल है साइटोप्लाज्म का, उसको श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिक तरीके से देखें तो ये जो शक्ल नजर आ रही है आपको यहाँ पर, इसमें देख सकते हैं आप कि एक जो सेल है, सेल ए, ये सेल नॉर्मल सेल है, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट बताया हुआ है सेल वॉल के करीब में, तो वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है। एक नॉर्मल सेल को जब हम किसी इर्तिकाज वाले महलूल में डालते हैं तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे खलवी दीवारों से निकलकर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डायग्राम नंबर सी में देख सकते हैं आप, साफ नजर आ रहा है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म सिकुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म में जो पानी है, जो H2O है, वो रिमूव हो रहा है आउटसाइड द सेल। उसी तरीके से लास्ट में डी में देख रहे हैं आप कि आखिर में मुकम्मल तौर पे जो खलिया है या जो सेल है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल तो है, लेकिन अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो एक जगह आकर सिकुड़ गया, एक बॉल की तरह जमा हो गया। तो ये सेल जो है ये कहलाता है कौन सा सेल? प्लाज्मोलाइज सेल। तो नंबर ए में देखे हमने कि नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल को जब किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है और अंदर जो मौजूद वाटर है बाहर के पानी के इर्तिकाज के बढ़ने की वजह से वो बाहर निकलता है और नतीजतन जो सेल आखिर में तैयार होता है वो कहलाता है प्लाज्मोलाइज सेल। अब इस पर ही अगर इसको हम रिवर्स करके देखें, ठीक है, इसी डायग्राम को अगर हम रिवर्स करके देखें तो पता चलेगा कि जो लास्ट वाला सेल है, जो डी डी में नजर आ रहा आपको, जो सेल प्लाज्मोलाइज हो चुका, उसको अगर हम उठा के एक नॉर्मल वाटर में डालें, यानी कि ऐसा पानी जिसका इर्तिकाज ज्यादा नहीं है, तो उस वाटर में डालने के बाद में धीरे धीरे वो पानी जो है वो सेल में जाता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो सेल है वो रिवर्स होकर अपनी पहली हालत में आता है। और जब पहली हालत में आता है तो फिर उसको नॉर्मल सेल नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है डीप्लाज्मोलाइज सेल। वो सेल जिसका पहले प्लाज्मोलाइसिस हुआ था, बाद में उसका फिर से क्या हो रहा है? डीप्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। इसी तरीके से अब ये आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की मिसाल बताते हैं आपको। अब ये जो नजर आ रहा है आपको, ये है शक्कर का पानी और ये है सादा पानी। शक्कर का पानी यहाँ पर कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जो नॉर्मल वाटर है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए एक और मिसाल के जरिए समझते हैं इसको। दोनों भी गिलास में जो है नॉर्मल वाटर है, ठीक है, तो दोनों भी गिलास में जो महलूल है उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका इर्तिकाज कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन एक गिलास में अगर हम शक्कर डाल के उसको डिसॉल्व कर दे और एक गिलास में विदाउट शक्कर का पानी रखे तो साफ समझ में आता है कि ज्यादा कुव्वत कौन से पानी की होगी? शक्कर के पानी की होगी। तो जो शक्कर का महलूल रहेगा वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरे गिलास में जो वाटर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक और एक मिसाल से समझते हैं इसको कि एक तरफ आप पानी ले लो सादा
और एक तरफ आप नमक का पानी ले लो, ज्यादा इर्तिकाज किसका हुआ, नमक के पानी का, तो इसलिए उस वाटर को क्या बोला जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जो सादा पानी रहेगा वो क्या कहलाएगा, लो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जब भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो सेल, यहाँ देखिए आप, ये इस डायग्राम में, ये वाली डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये देखिए, ये दो खलिया है, मतलब दो स्लाइड्स है। एक में जो सेल है वो नॉर्मल सेल है, ठीक है, और उन नॉर्मल सेल के अतराफ में जब शक्कर का पानी डाल दिया गया तो देख सकते हैं आप कि जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है जब अतराफ का, सराउंडिंग का नेचर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ये ट्रेडिस्केंशियल लीफ के सेल है। कॉलेज में आमतौर पे जो गमलों में पौधे होते हैं जिनका ऊपर का सरफेस ग्रीन होता है और नीचे का सरफेस पर्पल कलर का होता है, तो उसकी अगर लेयर निकाल के देखें हम, तो हमको पता चलता है कि अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कौन से कलर का है, डार्क पिंक कलर का है, या वो जो साइटोप्लाज्म है वो पर्पल पिंकिश कलर का है। अगर वो सेल के बंच को उठा के हम किसी पेट्री डिश में या स्लाइड के ऊपर ले और उसके ऊपर एक ड्रॉप शुगर का सोल्यूशन डाले, यानी कि शक्कर की कतरे डाले, तो आपको नजर आएगा कुछ देर के बाद में, ये देखिए इस डायग्राम में साफ नजर आ रहा है कि जितना साइटोप्लाज्म है वो कुछ देर के बाद में धीरे धीरे करके क्या होता है, सिकुड़ता है। ये क्यों हुआ, ये हुआ हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन की वजह से। यहाँ जो दिख रहा है आपको कि जितने भी खलियात है, जितने भी सेल्स है, इनमें मौजूद जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर, खलवी दीवारों को छोड़कर किसी एक जगह आकर जमा हो गया। तो ये अमल कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस का, और ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से या हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की वजह से। अब सेम इसी सेल को जब हम किसी नॉर्मल वाटर में डालते हैं वापस, या उस पर ड्रॉप डालते हैं वाटर के, बार बार डालते हैं, तो आप फिर से देख सकते हैं कि सेल जैसे पहली हालत में था, इस डायग्राम में जैसा बताया जा रहा है, वहां फिर से वो क्या होता है, अपने नॉर्मल पोजीशन में, अपने नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो इस अमल को बोला जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। चलिए और एक मिसाल के जरिए समझते हैं। ये देखिए, ये भी सेल जो है ये ट्रेडिस्केंशिया के है। यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम जो नजर आ रही है आपको बोर्ड पर, एक तरफ जो है वो कंप्लीट सेल का बंच है जिसके अंदर सेल वॉल नजर आ रही है, और दरमियान में पिंकिश कलर की जो सेल है, एक्चुअल में वो साइटोप्लाज्म का कलर है, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर 2 बूंद या 3 बूंद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के डाले जाते हैं, तो धीरे धीरे वही जो साइटोप्लाज्म है अंदर का महलूल छोड़कर, यानी कि अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं, और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से प्लाज्मोलाइसिस का अमल होता है। और उसी सेल को अगर हम उठाकर फिर से किसी नॉर्मल वाटर में डाल दे, तो जो पानी बाहर निकला था साइटोप्लाज्म से या खलवी दीवारों के जरिए, तो वापस वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आता है। और ये सारा अमल होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। तो ये देख रहे थे हम प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअल में क्या होता है डायग्रामेटिक तरीके से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश करते रहिए। जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा और आपकी डिफिकल्टीज क्या होंगी, दूर होते रहेंगी। आज हमें देखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके पहले हमने देखे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखे थे हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वगैरह, वो जितनी भी चीजें थी, प्लाज्मोलाइसिस, ये सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट में थी। अब हम क्या देखने वाले हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर ऐसा समझिए कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको दूसरी जुबान में बोला जाता है अप हिल रिएक्शन। अप हिल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अप हिल रिएक्शन का मतलब होता है चीजों को ऊपर लेके जाना, अप हिल रिएक्शन। अगर हम इसका कंपैरिजन पैसिव ट्रांसपोर्ट से करें, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल ऐसी है कि आप किसी ऊंची जगह से
कोई नली में पानी डाल रहे तो वो बिना किसी प्रेशर के क्या होता है, नीचे आ जाता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो नीचे से चीजों को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये क्या है, मुश्किल काम है। अगर मैं बोलूं कि आप नीचे नली रखिए, उसका एक जो सिरा है वो किसी ऊंची जगह पर रखिए और आपको पानी डालना है नली में और देखना है कि ऊपर पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो ये एक मिसाल हो गई जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हार्डनेस को क्या करती है, जाहिर करती है। लेकिन अगर हम वही पानी को ऊपर पहुंचाना चाहे तो उसके लिए हमको एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। तो सेम उसी तरीके से कि पौधों में भी ये फिनोमेना पाया जाता है कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी टूटती है, मतलब कि जड़ें जब पानी मादनियात को जज्ब करती है तो उनको ऊपरी हिस्से तक के पहुंचाने के लिए एटीपी लगती है, ठीक है। और एटीपी जब लगती है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक किस्म की एनर्जी है जो टूट रही है। अगर हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक तरफ बहुत सारा पानी है और एक तरफ कम पानी है, तो देखा ही हो जाता है कि वो ज्यादा पानी जो होता है वो कम पानी की तरफ मुंह होता है या बहता है। मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के इसके अगेंस्ट काम है, मतलब कि जो कम पानी है वो ज्यादा पानी की तरफ खींचा चला है। तो इसके लिए ये काम करने के लिए क्या होंगी, ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। अगर हम डायग्राम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो ये जो बोर्ड पर आपको यहाँ डायग्राम नजर आ रही है इसको देखिए आप, ये जो शक्ल है इसके अंदर एक तरफ जो है ऊपर प्रोटीन पंप बताया गया है और नीचे जो है वो तीन जो डॉट दिख रहे हैं वो है क्या, वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है या वो अज्जा है जो जज्ब होने वाले हैं। दरमियान में वो जो लेयर है वो लेयर के अंदर येलो सॉरी जो ब्लू कलर के दो बड़े बड़े डॉट्स नजर आ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो प्रोटीन पंप है। अब ये प्रोटीन पंप का काम क्या है, प्रोटीन पंप का काम है कि मॉलिक्यूल को अंदर ले जाना या बाहर ले जाना, यानी कि पंप करना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन अमल करता है या कौन काम करता है, चीजों को अंदर बाहर लाने के लिए प्रोटीन पंप काम करता है। उसी तरीके से नीचे आप देखेंगे यानी कि सरफेस पर ज्यादा डॉट्स नजर आ रहे, तो ये हो गया ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन मूव होता है लो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके लिए वो जो दिख रही है आपको एटीपी लगती है और एटीपी के बाद में जब एटीपी इस्तेमाल में आती है तो साइड में दिख रहा है आपको एडीपी, यानी कि एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटता है और वो कन्वर्ट होता है एडीपी में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी के यानी एडेनोसिन या एडिनाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी एडोनिसिन के तीन ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिर्फ बच जाते हैं दो ग्रुप, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इस तरीके से क्या होता है, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर इसको हम मिसालों के जरिए समझना चाहे, कंपैरिजन के जरिए समझना चाहे, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि एक चार्ट दिया हुआ है बुक में। अगर आपके सामने आपके पास में बुक हो तो आसानी से उसमें देखकर हम समझ सकते हैं कि वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, खलिए में पाया जाने वाला जो प्लाज्मा होता है उसमें जो हैवान से पाए जाते हैं उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या यूं कहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक किस्म का लिक्विड है जो हैवानात की बॉडी में पाया जाता है। तो वेरियस मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के, अलग अलग किस्म के मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर बात करें हम इंडोसाइटोसिस, एक प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। ये इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स में होता है। कहा होता है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स, खलिए में पाया जाने वाला जो मेम्ब्रेन है इस किस्म का ट्रांसपोर्ट या इस किस्म का जो प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन वेसिकल में होता है। काम क्या है, वर्क क्या है, तो लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के जरिए वेसिकल के अतराफ में जमा होते हैं। लार्ज पार्टिकल
एंड स्मॉल पार्टिकल ये वेसिकल के आसपास में जमा होते हैं और पुश अप किया जाता है इनको ऊपर की तरफ। एग्जाम्पल है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल के जरिए बैक्टीरिया का इंजेक्शन, और नर्सिंग ऑफ ह्यूमन एग सेल्स यानी कि पाइनोसाइटोसिस, ह्यूमन का जो एग सेल होता है उसकी नर्सिंग जब की जाती है तब भी ये इसकी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस हो गया, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के अंदर जो इस्तेमाल में आने वाले क्या बोलेंगे इसको, लवाजमात है या इस्तेमाल में आने वाले जो पार्टिकल्स है खलिए के अंदर, वो क्या है, मेम्ब्रेन वेसिकल ही है, जैसे कि इंडोसाइटोसिस में है, एक्सोसाइटोसिस में भी वही है। वर्क क्या है, वर्क है वेसिकल फ्यूजेस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो वेसिकल्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इनकी बाइंडिंग बनती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या करता है, इजेक्ट करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, मतलब कि कुछ लग जाए, कुछ जख्म हो जाए और वहां से जो पस निकलता है, जो म्यूकस निकलता है, वो मिसाल है किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। उसी तरीके से सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये एक प्रोसेस है जो खलियात में होता है और इसको अमल में लेकर आने का काम होता है प्रोटीन चैनल का, यानी कि खलिए में जो प्रोटीन सेल या प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं वो चैनल्स के जरिए ये काम मुमकिन हो पाता है। और काम क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ 3 नाइट्रोजन आयन, नाइट्रोजन आयन का एक्सपोर्टेशन। इसी तरीके से एवरी इंपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन, और हर साइकिल के बाद में 2 पोटाशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए होता है। फाउंड इन ऑल सेल, और ये जो है ये तमाम खलियात के अंदर सेम प्रोसेस है। इसके बाद में प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, हम ये क्या देख रहे हैं, ये खलिए के अंदर होने वाले अलग अलग प्रोसेस, वो प्रोसेस को सपोर्ट करने वाली चीजें और उनका काम क्या है वो। तो अब इसके बाद में आता है प्रोटॉन पंप, तो प्रोटॉन पंप को भी कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो जो भी प्रोटीन के चैनल होते हैं आसपास में वो यहाँ पर इस्तेमाल में आते हैं। और यहाँ जो काम होता है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि हाइड्रोजन आयन को एक्सपोर्ट करना। ऊपर क्या देखे थे हमने, नाइट्रोजन आयन पोटाशियम आयन के बारे में देखे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को क्या करते, ये एक्सपोर्ट करते अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अगेंस्ट में जाके प्रोटीन चैनल प्रोटॉन पंप के जरिए हाइड्रोजन को क्या करता है, ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है। केमो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ एटीपी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और आमतौर पे इस किस्म का जो प्रोसेस है ये कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि खलिए के पावर हाउस में देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो लुकिंग इन द क्लोरोप्लास्ट सेल। इसके बाद में आता है कपल्ड चैनल, कपल्ड चैनल, ये एक प्रोसेस हो गया कपल्ड चैनल। कपल्ड चैनल में क्या होता है, जो पैसेज थ्रू होता है वो होता है प्रोटीन चैनल, मतलब कि यहाँ पर भी प्रोटीन के अज्जा क्या कर रहे, कपल्ड चैनल के रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। इसमें काम क्या होता है, इसमें होता है इंपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का इंपोर्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के आयन के मदद से मुमकिन हो पाता है यूजिंग द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट, और ये यूज करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को स्टेबलिश बाय द पंप ऑफ दीज आयन, और ये आयंस के जरिए मुमकिन होता है। कौन से आयंस के जरिए, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के। और इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, एग्जांपल है इसकी, जो सेल में ग्लूकोज बनता है
वो इस प्रोसेस के जरिए ही बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीन चीजें बताई गई है इसके अंदर। कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर बताया गया है कि सिंपल डिफ्यूजन किस चीज को लेकर होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस चीज को लेकर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस चीज को लेकर होता है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या देखना है, कंपैरिजन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इसके पहले हमने जो दो तीन प्रोसेस देखे उसमें कंपैरिजन करना है हमको, कंपैरिजन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा है जो अभी देखे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीनों भी प्रोसेस के अंदर हम कंपैरिजन देखना चाह रहे। कैरेक्टर है एक तरफ कि हमको कौन से कैरेक्टर देखने हैं कि किस प्रोसेस में क्या अमल होने वाला है। तो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो लिपिड की मदद से होता है। लिपिड यानी के फैट, चर्बी को बोला जाता है लिपिड। इसी तरीके से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये प्रोटीन के जरिए होता है। इसी तरीके से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी किस ग़िज़ाई अज्जा की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है उसको जो चीज सपोर्ट करती है, यहाँ लिपिड है, यहाँ प्रोटीन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्स की, ये फोर्स यानी कि कुव्वत की, तो कुव्वत क्या लगाई जाती है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इस्तेमाल में आते हैं सिंपल डिफ्यूजन में। यहाँ पर भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन इस्तेमाल में आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस होता है एटीपी के मॉलिक्यूल का, यानी एटीपी के मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस के जरिए एडीपी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में अगर बात करें हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, डायरेक्शन की, डायरेक्शन यानी कि सिम्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट होने की, जो भी अज्जा जज्ब किए जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो अगर हम डिफ्यूजन की अगर बात करें विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये किसके साथ में जाते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के साथ में ये ग्रेडियंट मूव होते हैं। उसके अगर साथ में हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो यहाँ पर भी ये अमल देखने को मिलता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो विद द हाइपरटोनिक या हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की मदद से होता है, या इसके ही साथ में ये मुमकिन हो पाता है। और लास्ट में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर देखें हम तो ये काम होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट उल्टा वाला अमल है, मतलब जो चीज नहीं हो सकती एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो चीज करवाई जाती खलियात के अंदर, पौधों में, और बेहतर तरीके से करवाई जाती। इसके बाद में अगर बात करें स्पेसिफिसिटी की, स्पेसिफिसिटी यानी कि एक खुसूसियत या मखसूसियत की अगर बात करें तो जो सिंपल डिफ्यूजन है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो ये प्रोसेस जो है ये स्पेसिफिक है, मतलब कि ये पौधों में होना जरूरी है।
और उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी पौधों में होता है, क्योंकि पौधों को मिनरल्स की जरूरत होती है, मादनियात की जरूरत होती है, वो सारी चीजें जमीन से पानी के जरिए ऊपर तक ले जाई जाती है। अगर वो ना ले जाई जाए तो पौधों को उसका नुकसान हो सकता है, पौधे जल सकते हैं। इसलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी पौधों में होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक है, सिंपल डिफ्यूजन होता भी है और नहीं भी होता है। सेचुरेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। सेचुरेशन, सेचुरेशन किसको बोला था? मिलावट को। जो सेचुरेटेड रहते, जो एक दूसरे से मिले हुए रहते, उनको सेचुरेशन बोला जाता। और यहाँ पर ये कैरेक्टर क्या बता रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल के साथ में, तो इसको बोला गया है सेचुरेटेड। तो सिंपल डिफ्यूजन में सेचुरेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल नहीं होते, मतलब ये वाला अमल सिंपल डिफ्यूजन में नहीं पाया जाता। उसी तरीके से अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये सेचुरेशन वाला सिस्टम यहाँ पाया जाता फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये वाला सिस्टम पाया जाता जिसमें सेचुरेशन होता एट ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। वैसे हम ऑफलाइन भी लेक्चर ले रहे हैं, ऑफलाइन से मुराद क्या, लेक्चर ऑनलाइन ही है लेकिन लाइव नहीं है, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा आप तक की जो बात मैं पहुंचाना चाह रहा वो बात पहुंचनी चाहिए। जो हमारा मकसद है, आपका मकसद है कि नीट को क्रैक करना, वो पूरा होना चाहिए। इसलिए ये जो चीजें हैं पहले थोड़ी रेडी करके आप तक के पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि लाइव लेक्चर या डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन सिचुएशन को देख के अगर काम किया जाए तो वही काम बेहतर तरीके से पाए तकमील तक पहुंचता है, वरना गड़बड़ का काम शैतान का होता है, आप भी अच्छे से जानते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।